चलिए, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रिवीजन एकेडमी पर। आज हम लोगों का जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, जिसमें हम लोग भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसका दूसरा लेक्चर है और बहुत छोटा लेक्चर रहेगा क्योंकि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें उस पार्ट में कवर कर चुके हैं। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंपाइल्ड वीडियो है। दोनों ही जो बातें मैंने बनाई हैं ये कम से कम 5-5 घंटे लोग आपको खींचेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको कम पढ़ना है और आउटपुट ज़्यादा निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को 2-3 बातें बताई थी और मैंने आपको बोला था कि जो बातें आप रासायनिक वर्गीकरण में लिखोगे, सियाल, सीमा और नीफे, और उसके साथ साथ में जब आप IUGG के अनुसार स्ट्रक्चर करने वाले हो तो उसी चीज़ को आपको बाकी जो भूकंप के आधार पर आपको बोला हुआ है, जेफरीज साहब ने बोला हुआ है और हाले साहब ने बोला हुआ है, जिनकी भी बातें बोली हुई है उनमें सब में यही डाटा डालना, आपको अलग से कुछ भी नहीं डालना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं IUGG, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। इनके अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट के रखा है। पहला पार्ट हो जाएगा क्रस्ट, दूसरा हो जाएगा मेंटल और तीसरा हो जाएगा कोर। तो पहला पार्ट हमारा भूपर्पटी है, दूसरा पार्ट आवरण है और तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा क्रोड। तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये बात हमको पता होना चाहिए। ये किसने करा? IUGG ने। इसी को PSC पूछ सकता है क्योंकि PSC की आदत है कि वो चीज़ें पहले स्टार्टिंग में सबसे ऊपर वाली चीज़ें ही पूछता है। अब ये जो हम लोगों को दे रखा है भूपर्वटी मतलब क्रस्ट, मेंटल मतलब आवरण और कोर मतलब हमारे पास हो जाएगा क्रोड। ये 3 पार्ट में बांट के रखा है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को उस टाइम पे भी बताया था कि जैसे ही आप तरबूज का कुछ हिस्सा निकालेंगे, यदि आप तरबूज का एक हिस्सा निकालते हैं तो आपको तरबूज का हिस्सा इस तरीके से देगा। हालांकि हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान के चल रहे हैं स्टडी के लिए, तो हमने वहाँ से ये हिस्सा निकाल के रखा है। अब जो हम लोगों ने क्रस्ट, मेंटल और कोर में इसको डिवाइड करके रखा, इसमें भी हमने अलग अलग परतें बना के रखी। पहली बात तो आप ये समझे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की यदि हम लोग इनर स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो अर्थ की जो रेडियस आएगी वो आएगी 6371 किलोमीटर के आसपास। ध्यान रखिएगा, प्री में भी आ सकता है कि भाई अर्थ की जो रेडियस होती है, ये वनडे एग्जाम में बहुत बार बना हुआ है कि वो कितनी होती है, तो 6371 किलोमीटर के आसपास बनती है। तो हमारा सबसे पहले जो पार्ट है वो है भूपर्वटी क्रस्ट। क्रस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक है हमारा आउटर क्रस्ट और एक है हमारा इनर क्रस्ट। इसका मतलब जो हमारे पास में बाहरी भूपर्वटी आ जाएगी और आंतरिक भूपर्वटी आ जाएगी। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करके रखा। ध्यान रखिएगा, भूपर्वटी में लिखना क्या है, पहले तो ये समझ में आ जाए कि लिखना क्या है। तो सबसे पहले बात तो भूपर्वटी जो होती है वो सबसे बाहरी परत है किसकी? पृथ्वी की। तो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है, हमको उसको किस नाम से जानते हैं? भूपर्वटी के नाम से जानते हैं, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ की। आगे बात करें कि हमने बात की थी कि हम अर्थ के स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं तो घनत्व को पढ़ते हैं, तापमान को पढ़ते हैं और दबाव को पढ़ते हैं। और आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है, प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो वही तीनों बातें हमको यहाँ भी लिखनी है। तो घनत्व जो होता है पृथ्वी के ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, इसमें हमने सियाल, सीमा, नीफे वाले को ही डालना है, ज़्यादा इधर उधर की बातें हमको नहीं करनी है। तो 2.8 से लेकर 3.0 सेंटीमीटर ग्राम क्यूब तक होगा। ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। दूसरे की बात करें, इसका जो निर्माण होगा वो किससे होगा? सियाल से। अब आपको वहाँ फुल फॉर्म लिख के आना है कि इसका निर्माण जो होता है, यहाँ सियोल की प्रधानता पाई जाती है। अगर यहाँ सियोल की प्रधानता पाई जा रही है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम मिलने वाली है। और अगर यहाँ सिलिका मिलेगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि सिलिका हल्की होती है। बात समझ में आ गई क्या? आगे की बात करते हैं। और अगर सिलिका मिलेगी और बात लिखनी है तो यहाँ पर अम्लीता की प्रधानता होती है, क्योंकि आपको पता है ये बात है, सिलिका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, सिलिका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर पाया जाता है कोनराड असंबद्धता। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब जो आपकी कंटिन्यूटी है वो क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। क्योंकि अब यहाँ से आपको ये देखना है कि इसकी गहराई कितनी है। पहले तो ये समझ लो गहराई कितनी है, फिर इसको समझते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो गहराई जो होती है वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। मोटा माटी एक एवरेज निकालो तो 30 किलोमीटर, और अधिकतम ये जाएगा कहाँ? क्रस्ट। अधिकतम मैक्सिमम ये 100 किलोमीटर तक जाएगा। तो इसकी गहराई जो होती है, कुछ किताबें 33 बताएंगी, कुछ 35 बताएंगी, कुछ 30 बताएंगी। तो आप एक एवरेज याद आ रहा है 30 से 35 के बीच में जो भी आपके दिमाग में उस समय याद आ रहा हो आप लिख के आ जाए। तो इसकी मिनिमम जो अपने पास गहराई होगी 30 किलोमीटर और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 100 किलोमीटर तक। तो इसका मतलब यहाँ से नीचे तक जैसे इसकी डेंसिटी देखोगे तो 2.8 से लेकर 3 के बीच में रहेंगी। ये कोनराड डिसकंटिन्यूटी क्या है दोस्तों? तो जो हमारे पास में आउटर क्रस्ट है और इनर क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, इसका मतलब ऊपर नीचे होने का काम होगा। यहाँ पर घनत्व वगैरह में, थोड़ा बहुत गहराई में, तापमान में चेंजेस आएगा हल्का फुल्का। तो इसी को हम लोगों ने नाम दिया है डिसकंटिन्यूटी, और इसी को हम बोलते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। कोनराड डिसकंटिन्यूटी क्योंकि जिस बंदे ने खोजा उसी के नाम पर ये रखी हुई है। अब ये कोनराड डिसकंटिन्यूटी 3 मार्क्स में आ सकता है आपको लिखने के लिए।
कोनराड असंबद्धता क्या होती है? तो आपको सीधे लिखना है कि आउटर मोस्ट क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसी को हम लोग कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब आप भूल जाओगे क्योंकि आगे और कंटिन्यूटी आने वाली डिसकंटिन्यूटी, तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, उससे बहुत जल्दी याद रह जाएगा। तापमान 800 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलेगा और आपको पता है कि 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। इसको यहाँ लिख लो कि 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, क्योंकि ये प्री के काम की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में गहराई जो मैंने बता दी आप लोगों को। अब आते हैं हम किस पे? मेंटल पे। मेंटल जो होता है वो मध्यम परत होती है या बीच वाली परत हो सकती है या मीडियम परत जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर घनत्व की बात करें तो 3 से बढ़ के कहाँ तक चले जाएगा? 4.5 तक लगभग चले जाएगा। तो अप्रोक्स ही डेंसिटी आपको लिखनी है, 3 से लेकर 4.7 लगभग चले जाएगा इसकी डेंसिटी। आगे बात करें इसका निर्माण किससे होगा, मतलब या फिर यहाँ पर किसकी प्रधानता पाई जाएगी अगर आपको सेफ जाना है तो सियोल और सिलिका और मैग्नीशियम, क्योंकि सीमा से बना है तो यहाँ सिलिका ज़्यादा मिलेगी और मैग्नीशियम ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर गहराई जो है भूप्रपटी की अपेक्षा में क्या होती है? बढ़ती है। गहराई तो बढ़ेगी, साथ में घनत्व भी बढ़ेगा। दूसरी बात करें, यहाँ तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा और ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? तो गहराई इसकी होगी 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा? मेंटल के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर आपको मैग्मा चेंबर की प्रधानता देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको ये बात पता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है जब भी कभी भी मैग्मा पृथ्वी पर या धरातल पर आता है तो हम उसको लावा के नाम से जानते हैं। ये जो मैग्मा है यदि ये पृथ्वी के अंदर है तो इसको हम मैग्मा के नाम से जानेंगे, और यदि ये बाहर आ जाएगा तो इसको हम लावा के नाम से जानेंगे। कुछ भी अंतर नहीं है, जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि मैग्मा और लावा में कुछ भी अंतर नहीं है। जब ये धरती पर आएगा तो लावा कहलाएगा और ये जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो ये मैग्मा ही कहलाएगा। इसका मतलब गाँव का छोरा और शहर का लड़का बात बराबर ही है और कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आते हैं, दुर्बलतम मंडल के नाम से भी जाना जाता है इसको, या निम्नतम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। निम्नतम गति मंडल इसको इंग्लिश में कहा जाता है जोन ऑफ लो वेलोसिटी। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये आपको 3 मार्क्स के हिसाब से याद रखना है कि भाई ये क्या होता है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्या होता है। सबसे पहली बात तो जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्या है? लो वेलोसिटी इसका मतलब वेग में यहाँ क्या होती है? कमी आती है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी तो ये 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक एरिया में पाया जाता है। ये 3 मार्क्स का 110% इस साल आने के चांसेस है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी क्या होता है? तो 100 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में वेग जो होता है, वेलोसिटी, वो कम हो जाती है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी इसका मतलब निम्नतम गति मंडल। अब यहाँ बात करें P और S तरंगों की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंद नहीं होती है, धीमी होती है। जब भी कभी मेंटल में 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक में भूकंपी तरंगे चलेंगी तो उनकी गति कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है क्या? जोन ऑफ लो वेलोसिटी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 3 मार्क्स में लिखने के लिए आए तो आप ध्यान रखना कि जो हमारे पास मेंटल वाला एरिया है, मेंटल में 100 से लेकर 400 किलोमीटर तक गहराई वाला एरिया जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर P और S तरंगों की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग आते हैं किस पे? क्रोड पे। यहाँ पर एक बात और लिखवानी है लेकिन मैं यही बता दूंगा सीधे सीधे कि क्या लिखना उसमें। क्रोड, यदि हम बात करें कोर की, तो सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये जो है पृथ्वी का क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है। और यहाँ पर किसकी प्रधानता है? नीफे की प्रधानता है। इसका मतलब निकल और फेरस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो आपके पास में 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर वाला एरिया है उसको हम क्रोड के नाम से जानते हैं। और आपको ये बात भी पता है कि जो अर्थ की रेडियस होती है वो 6371 होती है, जो मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ। यदि हम बात करें तो इसको अंतरतम या गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, हम पीछे भी देख चुके हैं। आपको एक अप्रोक्स डाटा याद रखना है कि मैक्सिमम 13.6 तक जाएगा। अलग अलग किताबें अलग अलग डाटा बताएंगी। थोड़ा सा ऊपर जाओगे, जैसे ये वाला हिस्सा, इससे हल्का सा ऊपर रहोगे तो यहाँ पर आपको 11 मिलेगा, 11 डेंसिटी यहाँ पर मिलेगी। तो ये बात समझ में आ गई। गहराई, तापमान यहाँ पर जो है भूप्रवृत्ति और मेंटल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में ये जो है तरल अवस्था में पाया जाता है। संभवतः ये तरल अवस्था में माना गया है। ठीक है, यदि हम बात करें संभवतः की, तो संभवतः ये किसमें माना गया? तरल अवस्था में। कारण उसके पीछे का जो भूकंपीय तरंगे होती है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की? P, S और अपने पास आउटर वाली जो बाहर चलती है, सतही सरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो या फिर एल वेव जिसको बोलते हैं, लव वेव के नाम से जाना जाता है। तो P वेव, S वेव और L वेव, ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं यदि आप लोगों से बात करूं कि ये तरल अवस्था में क्यों माना जाता है, क्योंकि भूकंपीय तरंगे जो S तरंगे होती है, सेकेंडरी वेव्स जो होती है, ओनली सॉलिड में ट्रेवल करती है, केवल ठोस में ही गति करती है, वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी गति धीमी हो रही है, क्योंकि धीरे 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 नीचे वाला हिस्सा क्या हो रहा है? तरल होता है या प्लास्टिक अवस्था में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर अपने पास लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि भैया पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो तरल अवस्था में क्यों माना गया? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम लोग देखते हैं, भूकंपीय आधार पर जो
तरल अवस्था माना गया है। एस तरंगे यहाँ पर ट्रेवल नहीं करती, इसीलिए इसको तरल अवस्था में माना जाता है। भूकंपी तरंगे, एस तरंगे जो होती है, सेकेंडरी वेव्स जो होती है, ओनली सॉलिड में चलती, केवल ठोस में चलती है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम डिसकंटिन्यूटीज। सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये आपको चार्ट का स्क्रीनशॉट में हट जाता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलो ले लिया होगा आप लोगों ने, मुझे लगता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको आप चार्ट बना के ही लिखे तो ज़्यादा बेटर है। इतना सारा अगर 11 मार्क्स में क्वेश्चन आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर 11 में नहीं आता तो आपके पास इतनी जगह छोटा सा एक डायग्राम बना पाओ। तो ध्यान रखना, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, इसका मतलब बाहरी भूपरपट्टी और आंतरिक भूपरपट्टी के बीच जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोनराड असंबंधता। अब इसको चार्ट बनाओगे तो जल्दी याद होगा। इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल, इसका मतलब जो हमारे पास में आंतरिक भूपरपट्टी और बाहरी मेंटल या बाहरी आवरण के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी हम उसको बोलते हैं मोहविस्की डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद में आउटर, इसकी ट्रिक बताऊंगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हमारे पास आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको किस नाम से जानते हैं? रेपेटी असंबंधता। फिर उसके बाद में इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच की, इसका मतलब हमारे पास इनर मेंटल मतलब आंतरिक आवरण और आउटर कोर, इसका मतलब बाहरी कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गुटेनबर्ग असंबंधता। आउटर कोर और इनर कोर के बीच का, इसका मतलब बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं लेहमैन असंबंधता। आपको याद हो या आपको पता हो तो अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच प्रेम संबंध हुआ करता था और रेखा ने शादी भी नहीं की है, अमिताभ बच्चन जी ने शादी कर ली है। खैर ये अफवाहें हैं, मीडिया में चलती रहती है। तो उनके गम को रेखा कहीं ना कहीं भुलाने के लिए किस तरीके से काम करती है? तो रेखा जाके कोने में गुटका लेती है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? कोने में रेखा गुटका लेती है। इसकी ट्रिक क्या हो गई? कोने में रेखा गुटका लेती है। कोने में रेखा गुटका लेती है, ये बना लिया आपने तो ये जल्दी सीख जाओगे। कोने में रेखा गुटका लेती है तो मतलब आउटर और इनर के बीच का कोनेराड असंबंधता। इनर और मेंटल के बीच में कोने में से मोहविस्की डिसकंटिन्यूटी। आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में रेपेटी रेखा। फिर उसके बाद में इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में गुटका, गुटेनबर्ग असंबंधता। आउटर मेंटल और इनर मेंटल के लेती है लेहमैन असंबंधता। तो कोने में रेखा गुटका लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसको याद है तो कोने में जाके गुटका लेती है। तो कोने में रेखा गुटका लेती है, अपने को इस तरीके से याद रखना है। तो कोनराड डिसकंटिन्यूटी, मोहविस्की डिसकंटिन्यूटी, रेपेटेड डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और लेमन, ये सब 3-3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो अगर कोने में रेखा ने गुटका ले लिया तो आपका टेंशन खत्म, 3-3 मार्क्स काला, और ये जो बर्डन आप लेके चल रहे हो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारा खत्म हो गया है। अब जो हमारा अगला पार्ट आएगा, अगला लेक्चर आएगा, वो रहेगा स्थल मंडल का। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कंपाइल नोट्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कंपाइल करके पूरा सिंधु घाटी सभ्यता एक ही 2 पेज में खत्म कर सकते हैं। 2 पेज मैक्सिमम से 2 पेज जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर को आपको कैसे कवर करना, वो सारी चीज़ें रहेंगी और ये सीरीज तो आपकी चलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अपने माता पिता की और जय अपना देवास।